हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IAS एक्सप्रेस। कंप्लीट ज्योग्राफी कोर्स यूपीएससी 2024 के सीरीज़ में ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है कि ये मेंस में भी एक बार आ चुका है और प्रीलिम्स में ही पूछने की संभावना है। शायद मुझे जहाँ तक याद है एक बार इससे क्वेश्चन किया हुआ है, बट ध्यान नहीं मुझे कौन सा क्वेश्चन है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी 1912 में। इनका क्या कहना था कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं अभी जो आप देख रहे हैं वो पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट मास थे, कॉन्टिनेंटल मास था, जिनको पेंजिया कहा जाता था। और जितने भी आप ओशियन देख रहे हैं पहले एक ओशियन था, उसे पेंथालसा कहा जाता था। तो ये जो इन्होंने बताया कि पेंजिया और पेंथालसा था पहले, वो 200 मिलियन ईयर एगो था, 200 मिलियन ईयर पहले की बात है। धीरे धीरे क्या हुआ कि 200 मिलियन के बाद ये टूटना शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये दो लार्ज कॉन्टिनेंट मास में टूटा। एक को कहा गया लॉरेशिया, एक को कहा गया गोंडवाना। लॉरेशिया किसको कहा गया कि वो जो नॉर्दर्न पार्ट में चला गया, जब ये टूटा तो एक नॉर्थ चला गया, एक साउथ चला गया। तो नॉर्दर्न पार्ट वाले को लॉरेशिया कहा गया और साउदर्न पार्ट वाले को गोंडवाना पार्ट कहा गया। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कि ये जो है ये लैंड मास है, ब्राउन से किया हुआ, ये सिंगल लैंड मास है, ये पेंजिया है, और ये जो है वाटर बॉडी है, ये पेंथालसा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये लॉरेशिया और गोंडवाना के बनने के बाद ये फिर स्प्लिट होना शुरू हुआ, लगातार स्प्लिट होता रहा। तो ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में बदल गया, जो आज हम देख रहे हैं। इसका मैंने एक्चुअली क्या है कि ये मेंस में पूछा गया है, तो इसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है मेंस में, ताकि आपको थोड़े मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। तो इसका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, यही मैंने अपने टेस्ट में भी दिया था, इससे अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है अर्थ में ये बनाया है मैंने पेंजिया, लार्ज लैंड मास बॉडी, सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। उसके बाद फिर ये स्प्लिट हो गया दो में, लॉरेशिया और एक गोंडवाना। फिर धीरे धीरे ये स्प्लिट हुआ, शेप लेना शुरू किया, ये लॉरेशिया, ये गोंडवाना ही है। फिर आप देखेंगे कि ये चेंज होके प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट बन गए। जैसे ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ताकि आप एग्जाम में बना सकें। एग्जैक्ट तो आप बना नहीं सकेंगे क्योंकि आप ड्राइंग स्किल वहाँ शो नहीं करने जा रहे, आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है। ये चार फिगर में आपका जो है ये दिख जाएगा ये कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को आपने कम्प्लीटली समझ लिया है और शो कर दिया है। तो अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम लोग वीडियो देखते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे पहले एक था, फिर धीरे धीरे टूट कर ये नेक्स्ट दो पार्ट में बदला, फिर ये अभी प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट का जो पोजीशन है उसमें आया है। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पहले कॉन्टिनेंट कहाँ थे, फिर ये कॉन्टिनेंट डिस्प्लेस होके कहाँ चले गए, ड्रिफ्ट होके किस जगह पे चले गए, उनकी लोकेशन पहले कहाँ थी और वो अभी प्रेजेंट डे कहाँ है। इसको मैंने कलरफुल तरीके से भी दिखाया है, जो मैंने वीडियो में आपने देखा, ताकि आप प्रॉपरली समझ पाएँ कि कैसे कैसे कौन से कहाँ पे थे, कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ थे और उनका करेंट लोकेशन क्या और पहले कहाँ पे थे। ये देखिए आपका है सिंगल कॉन्टिनेंट जो कि पेंजिया, फिर ये टूटा लॉरेशिया, गोंडवाना। फिर उसके बाद ये आया, ये देखिए यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये यूरेशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है। फिर ये यहाँ से चेंज हुआ, आप देखिए ये पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया है। आप समझ देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले ये था इंडिया, पहले यहाँ था, अब फिर ये यहाँ जा रहा है। तो फिर अभी देखेंगे कि करंट लोकेशन ये है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसका शेप चेंज हो गया, ये यहाँ आ चुका है, ये डिस्प्लेस होकर यहाँ, इंडिया पहले यहाँ था जो कि डिस्प्लेस होकर यहाँ आ चुका है। तो यही ड्रिफ्टिंग जो कॉन्टिनेंट का हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, इसी चीज़ को वेगनर ने दिखाया। तो उनसे अब पूछा गया कि आपने चलो ये थ्योरी दी है तो कुछ तो एविडेंस होगा जिसके बिहाफ पे आप ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ एविडेंस दी है, तो क्या क्या है वो एविडेंस हम देखते हैं।
तो उनके जो एविडेंस थे वो थे मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, कि कॉन्टिनेंट को जब मिलाएंगे हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट को तो वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। उसके बाद कहा गया कि जो भी कॉन्टिनेंट है जिसके बीच में ओशियन आ गया है कुछ कॉन्टिनेंट्स के बीच में, लेकिन उसके दोनों साइड जो है रॉक, उन दोनों साइड के रॉक्स जो हैं वो एक एज के हैं, उनकी एज एक है, इनका फॉर्मेशन का टाइम एक है, उनका कॉम्पोजिशन एक है, स्ट्रक्चर लगभग एक तरीके का है। उसके बाद उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इसके जो स्पेसीज, आइडेंटिकल स्पेसीज, वो ओशियन के दोनों साइड मिल रहे हैं। तो अब कुछ वैसे स्पेसीज हैं जो तैर के पार नहीं कर सकते या खुद से नहीं जा सकते हैं, तो वो लेकिन वो दोनों साइड मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पहले एक साथ थे। उसके बाद आता है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है कि जब भी ग्लेशियर जब हाई स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ जाता है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर चलता है, तो वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर, तो उस सेडिमेंट्स को टिल कहते हैं, ग्लेशियल टिल। और जब उसको डिपॉजिट करेगा तो उसे टिलाइट डिपॉजिट कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया था एक प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है कि हमारा वैल्यूएबल मिनरल जो है सैंड के साथ जमा होता है रिवर बेड में या ग्लेशियल के रूट में, तो उसे प्लेसर डिपॉजिट करते हैं। आइए इस हमको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप यहाँ पे पहले एक फ़ोटो देखिए, क्या कह रहा है, ये साउथ अमेरिका है, देख रहे हैं, और ये है अफ्रीका। ये एक दूसरे में फिट हो गया है, तो यही इसी को बोलते हैं मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट और जिगसॉ फिट। ये देखिए, लग रहा है कि एक दूसरे से पहले एक सटे हुए थे, टूट के फिर अलग हो गए, तो अब जब उनको मिलाएंगे तो वो एक कंप्लीट एक लैंड मास बन जाएगा। तो जब कंप्यूटर के थ्रू जितने भी कॉन्टिनेंट प्रेजेंट डे हैं और उसको जब सेट किया गया अभी, तो वो इस तरह का एक इमेज दे रहे थे। तो इस हिसाब से कहा गया कि पहले ये एक थे और अब वो अलग अलग हो गए, ड्रिफ्ट होकर वो अलग अलग हो गए। उसके बाद आता है अपना रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। अब क्या है कि ये देखिए आपका एक ग्रीनलैंड है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, तो इनके जो साइड में ये जो रॉक्स हैं आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर के ये जो रॉक्स हैं, इनका कॉम्पोजिशन, इनका एज, इनका फॉर्मेशन का टाइम वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों बने होंगे तो एक टाइम पे बने होंगे, इनका फॉर्मेशन एक तरीके से हुआ होगा। लेकिन अब बीच में समुद्र आ गया है तो क्या, तो ये दोनों अपार्ट हो गए हैं। तो इनका कहना ये है कि जब ये एक साथ होंगे तो उस टाइम पे फॉर्मेशन एक हुआ, अब वो टूट कर अलग हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन एक टाइम पे ये सभी एक थे। उसके बाद आता है टिलाइट। टिलाइट देखिए, ये जो है ये आपका टिलाइट है, ये देख रहे हैं आप सेडिमेंट्स, ये बोल्डर्स जो हैं ये ग्लेशियर के साथ आकर जम गए, इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है ग्लेशियर में। तो कहा गया है कि इस लोकेशन पे, ये देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में जो टिलाइट हैं, वो जो टिलाइट है, ये जो बोल्डर हैं वो गोंडवाना टाइप के टिलाइट है। मतलब एक तरह का पत्थर, एक तरह का रॉक पाया जाता है जो एक गोंडवाना टाइप का रॉक है। इन द सेंस क्या हुआ कि जो हमने पहले पढ़ा था कि लॉरेशिया और गोंडवाना अलग अलग हो गए थे, तो ये जो अपना लॉरेशिया था और ये गोंडवाना था, तो ये गोंडवाना वाला रॉक टाइप का यहाँ पे टिलाइट मिल रहा है, मतलब सेडिमेंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी एक टाइम पे एक होंगे, तभी यहाँ पे एक टाइप का टिलाइट मिल रहा है, एक टाइप का सेडिमेंट्स मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल को उन्होंने कैसे कहा कि देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी प्लांट के लिए या एनिमल के लिए एक सेम लिविंग कंडीशन होना चाहिए, तो वहाँ पे एक सेम टाइप के स्पीसीज़ पाया जाता है, आइडेंटिकल स्पीसीज़ पाए जाएंगे। जैसे कोई फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है वो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, जो ब्रैकिश वाटर में रहने वाला एनिमल है ब्रैकिश वाटर में पाया जाएगा। किसी प्लांट के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए तो उसी इलाका में पाया जाएगा। और एनिमल का क्या होता है, एक रेंज होता है कि इतने से इतने दूर ये ट्रैवल करेंगे, इस एरिया में पाए जाते हैं। तो जब देखा गया है इसको फॉसिल के बारे में, तो देखिए ये है एक लाइरोसोरस। इसका जो रेंज है ये जो ब्राउन वाला आप देख रहे हैं, इस इलाके में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले क्लाइमेटिक कंडीशन एक तरह का होगा यहाँ पे, और जो है ये
एक साथ होंगे, क्योंकि इनके बीच में तो अभी बहुत बड़े बड़े समुद्र आ गए और ये पानी में तैर नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि ये पहले एक होंगे और ये एरिया इनका रेंज होगा, यहाँ से यहाँ ये लोग ट्रेवल करते होंगे, इस वजह से यहाँ पे फॉसिल पाया जाता है। उसी तरह प्लांट का देखिए, ये एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अंटार्कटिका में भी, इंडिया में भी पाया जाता है, मेडागास्कर में भी, अफ्रीका सब, लेकिन इस रेंज में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये पहले इस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होगा और इस इलाके में पाया जाता है और सभी एक साथ होंगे, तभी इतने बड़े एरिया में पाया जाता है। क्योंकि अभी तो इंडिया की लोकेशन अलग है, अभी क्लाइमेटिक कंडीशन अभी सेम नहीं, ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, साउथ अमेरिका की कंडीशन अलग है, अफ्रीका की अलग है। तो यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है कि सेम टाइप के आपको प्लांट फॉसिल मिले। उसके बाद इन्होंने बताया था प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर क्या होता है, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। प्लेसर होता है कि सैंड के साथ या फिर ग्लेशियर के सैंड डिपॉजिट, मतलब ग्लेशियर में या रिवर बेड में क्या होता है, सैंड के साथ कोई वैल्यूएबल मिनरल, जैसे गोल्ड हो गया, रेयर अर्थ मिनरल हो गया, ये अगर मिलता है तो उसे प्लेसर कहते हैं। और जब प्लेसर कहीं पे डिपॉजिट होता है तो उसे प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। तो ये होता कैसे है कि देखिए, पहले एक सोर्स होता है इसका, जहाँ से ये प्लेसर जो है वैल्यूएबल मिनरल वाटर के रास्ते में आके या फिर ग्लेशियर के रास्ते में आते हैं, फिर वहाँ से डिस्प्लेस होकर ये कहीं पे जाके मिलते हैं। जैसे देखिए, ये है सोर्स, इसको कहते हैं वेन। यहाँ से वैल्यूएबल मटेरियल गोल्ड जो है निकल रहा है और ये रिवर के रास्ते में आ रहा है, तो यहाँ पे जाके ये इसके बेड में या इसके तली में नीचे में जाके जम रहा है। तो इसी प्रोसेस, यही चीज़ जो है प्लेसर डिपॉजिट है। तो उन्होंने पाया क्या कि साउथ अमेरिका में, या यह है ब्राज़ील कंट्री, ठीक है, ब्राज़ील कंट्री में प्लेसर जो जैसा प्लेसर डिपॉजिट और जो प्लेसर डिपॉजिट जिस टाइम का पाया जा रहा है, वही सेम प्लेसर डिपॉजिट घना में पाया जा रहा है। जबकि सोर्स सिर्फ ब्राज़ील में है इसका, यहाँ पे सोर्स है लेकिन घना में कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ से कैसे आया। तो उनका कहना था कि पहले ये एक साथ थे दोनों, उसके बाद फिर ये पहले एक साथ थे, जिस वजह से यहाँ से निकल के ये यहाँ पर इस एरिया तक में ये यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था, इस वजह से यहाँ भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से इन्होंने अपने एविडेंस दिए। एविडेंस तो काफ़ी हद तक मान्य थे, लोगों ने इनको देखा, लेकिन जब इनसे एक चीज़ पूछा गया कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये सारे इन चीज़ों से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ है, ये पता चला, लेकिन किस वजह से, उसका कोई, उसके पीछे कोई फोर्स होगा, उसके ड्रिफ्ट होने का कुछ कारण होगा। तो उन्होंने दो फोर्स के बारे में बताया कि किस फोर्स के कारण जो है कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो पहला फोर्स के बारे में बताया, पोल फ्लिंग फोर्स। फ्लिंग मतलब होता है भागना, और इसका मतलब ये हो गया, पोल फ्लिंग फोर्स मीन्स पोल से दूर भागना। तो उन्होंने कहा कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ फेंकता है। तो इनका कहना था कि पोल की तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इक्वेटर की तरफ। इट मीन्स कोई भी चीज़ पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हो रहा है। तो उनका कहना था कि पहले पेंजिया जो था वो साउथ पोल में था, और पोल फिलिंग फोर्स की वजह से ये इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगा और फिर ये धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ आ गया, जिस वजह से ये इस इलाके में नॉर्थ पोल और नॉर्थ और साउथ में, मतलब इस एरिया में पाया जाता है। तो अब क्या है कि आप देखेंगे, इन्होंने ये भी कहा कि जो अर्थ बल्ज है इक्वेटर पे, अर्थ का जो शेप है वो ज्वाइड है, तो वो बल्ज इस वजह से हुआ है कि पोल फ्लिंग फोर्स के वजह से हुआ है। यही इन्होंने कहा, यहाँ इक्वेटर पे ये बल्ज है और जितने भी कॉन्टिनेंट जनरली इसी इलाके में पाए जाते हैं, सेंटर में। उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा बताया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या कहा कि सन और टाइडल फोर्स क्या होता है कि सन और मून की जो ग्रेविटी है ये अर्थ पर लगती है, जिस वजह से ये इधर बल्ज होता है, ये इधर बल्ज होता है। अब कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून का बहुत लंबे टाइम पे लगने के कारण क्या है कि ये कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने में मदद करता है। तो ये टोटल इनकी थ्योरी थी। फोर्स कौन सा था, इन्होंने दो फोर्स के बारे में बताया, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, और बाकी इन्होंने एविडेंस दिए। ये है आपका कंप्लीट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको करना क्या है, आप इसका जो PDF है आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ये PDF ले लें, और साथ में क्या करना है कि आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।